हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले आप जानते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाई कर रही थी कि भाई पाइथन को कौन कौन सी कंपनी काम में ले रही है। तो आपने कहा सर गूगल, IBM, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको, नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ काम में ले रहे हैं। फिर साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कंपनी आप पाइथन को किस कंप्यूटर साइंस के एरिया में यूज में ले रही है। जैसे गूगल जैसी सर्च इंजन में इसको काम में ले रही है, या फिर वेबसाइट बनाने के लिए जो गूगल का जो ऐप इंजन होता है जिससे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं उसमें ये काम में ले रही है, एनिमेशन में ये काम में ली जा रही है, फाइनेंशियल सेक्टर में ये काम में ली जा रही है। तो हमने उसकी बहुत सी खूबियाँ देखी। पर आज ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि सर पाइथन में आखिर ऐसा क्या है जो कि कंप्यूटर साइंस का हर सब्जेक्ट ये कवर करती है। मतलब कंप्यूटर साइंस की खूब सारी ब्रांच होती है कि भाई एनिमेशन एक ब्रांच है, एक ब्रांच है कि भाई हमारे पास में वेबसाइट वगैरह बनाना, एक ब्रांच है कि भाई हमारे पास में एप्लीकेशन बनाना, एक ब्रांच है AI क्लाउड वगैरह। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सारे एरिया को कवर करती है, सबके लिए सूटेबल है। आप चाहे कुछ भी बनाना चाहे कंप्यूटर साइंस में किसी की ब्रांच में चले जाए, पाइथन आपको जरूर मिलेगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि सर आखिर पाइथन में ऐसा क्या है, क्या खास बात है इसमें, वो खास बात हमें देखनी है। इन्हीं खास बातों को हम लोग कहते हैं कि पाइथन में क्या टेक्निकल स्ट्रेंथ है सर, जिस वजह से ये इतनी पॉपुलर है और हर जगह चली जाती है। तो केवल ये जो क्वेश्चन है ये आपको दो क्वेश्चन के आंसर देगा। ठीक है, जब आप उसकी टेक्निकल स्ट्रेंथ पता लगा लेंगे तो दोस्तों आपको ये भी पता चल जाएगा कि पाइथन हर सेक्टर में क्यों जा रही है आजकल, या क्यों इतनी काम में आ रही है। दूसरा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि पाइथन को यूज कैसे करना है, उसके प्रोग्राम कैसे बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली फीचर आपको बताएंगे कि पाइथन प्रोग्राम किस तरह से लिखे जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस टॉपिक से ना केवल ये जानना जरूरी है कि ये कहाँ फिट हो रही है, बल्कि ये भी जानना जरूरी है कि पाइथन के प्रोग्राम लिखे कैसे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये भी सीखते हैं कि पाइथन प्रोग्राम लिखना कैसे है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट दी है दोस्तों, ये पाइथन के कुछ टेक्निकल फीचर्स है, टेक्निकल प्रॉपर्टीज है, टेक्निकल एडवांटेज है, जो कि हर लैंग्वेज से कहीं ज़्यादा ही है। अब वो क्या है, इनको हम लोग वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला दे रखा है कि बहुत ईजी है, रिलेटिवली इजी टू यूज, मतलब बाकी लैंग्वेज की कंपैरिजन में पाइथन को यूज करना बड़ा इजी वाला काम है। कैसे काम है, आपको अगर सर प्रूफ करो भाई कैसे ये इजी है, तो मैं आपको आपको देखो, एक तो सी लैंग्वेज आपने जानते होंगे, नहीं जानते तो मान लो कि एक लैंग्वेज होती है सी, एक होती है CPP, एक होती है जावा और एक है पाइथन। तो मैं आपको बताऊंगा कि सी, CPP, जावा की कंपैरिजन में पाइथन कितना कंफर्टेबली प्रोग्राम बना पाते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि जो सी का प्रोग्राम जो आप 50-60 लाइन में बना रहे हो, वही काम पाइथन के अंदर आप लोग 2 वर्ड्स के अंदर खत्म कर सकते हो दोस्तों। तो बड़ा मजा आएगा आपको सुनकर, अरे सर ये तो बड़ा मजा आ गया, ये तो बड़ी अच्छी है। क्योंकि जब पाइथन को बनाया गया तो ध्यान रखा गया कि पाइथन सबसे ईजी बने, सबसे मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन यहाँ नहीं है, आदमी देखते समझ में आ जाए कि भैया इसमें करना क्या है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। तो मान लीजिए मुझे सी के इनके अंदर सेम काम करना है। ठीक है, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सी में कैसे प्रिंट करते हैं दोस्तों, सी में आपको प्रिंट करने के लिए आपको लिखना पड़ता है printf। ओके, और यहाँ हम लोग लिखेंगे हेलो। ओके, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक लाइन और लिखनी पड़ती है, उसे हम लोग कहते हैं हैश इंक्लूड। क्या बोलते हैं दोस्तों, हैश इंक्लूड stdio.h। ये 2 लाइनें लिखेंगे। ओके, और इस तरह से भी नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में, चलो मैं आपको पूरे लिख के दिखा देता हूँ, बड़ा मजा आने वाला आपको इस बार। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक सी का प्रोग्राम लिख के बता रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है या कितना ईजी है। तो एक प्रोग्राम सी के अंदर जिसमें मैं हेलो प्रिंट करूंगा, वही प्रोग्राम पाइथन के थ्रू भी हेलो प्रिंट करूंगा। अब देखना, आप खुद कंपेयर कर लेना कितना है। तो सी में अगर आपको कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो कुछ लाइनें तो आपको लिखनी पड़ती है दोस्तों। कैसी, आपको तो इतना लिखना ही पड़ेगा, हैश इंक्लूड stdio.h। मैं आप प्रोग्राम आपको समझा नहीं रहा हूँ कि ये कैसे बना, आप बस ये लाइनें देखिएगा कितनी लाइनें आ रही है, और बाकी आप मत देखिएगा। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इंटीजर मेन। ओके, फिर लिखते हैं लास्ट में रिटर्न 0। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं printf हेलो। इतना करेंगे तब कहीं जाकर आपका हेलो प्रिंट होगा। अगर इसमें से आपने एक भी लाइन कम करी तो आपका सी का प्रोग्राम बोलेगा भैया मैं हेलो प्रिंट नहीं कर सकता। तो काउंट कर लूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइनें लगी दोस्तों। ओके, तो आपको इतना तो बनाना पड़ेगा, जिसमें भी आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि ये एंगुलर ब्रैकेट है या राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पर डॉट आया है बीच में, यहाँ सेमीकोलन आया है ना, यहाँ पे सेमीकोलन है, ये 0 है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अगर पूरे प्रोग्राम में से सेमीकोलन को हटा दो तो ये पूरा प्रोग्राम एरर देना शुरू कर देगा, आपका एक भी काम नहीं होगा। तो अगर आप सी को जानते हो तो आपको पता है मैंने क्या लिखा, अगर आप नहीं जानते तो आप काउंट तो कर सकते हो ना भाई, कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 तो लाइन है। अब यही काम पाइथन से करके दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है, पाइथन में अगर आपको ये हेलो प्रिंट करना है तो आपको केवल ये लिखना है, प्रिंट है
प्रिंट प्रिंट हेलो, बस खत्म। और कोई लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपका ये हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से भी हेलो प्रिंट हो रहा है, यहाँ से भी हेलो प्रिंट हो रहा है। यहाँ काम कितनी लाइन में हुआ है? 6 लाइन में। यहाँ काम कितनी लाइन में हुआ? 1 लाइन में खत्म हो गया, जिसमें भी यहाँ पर सेमीकोलन लगाया नहीं मैंने। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में लिखा है, बहुत ही आसान है। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे बैठ जाए ना तो साल भर तक मैं आपको एग्जाम्पल समझाता रहूँगा कि सी में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं और यहाँ पर एकदम छोटे छोटे से प्रोग्राम है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ये पता चल गया होगा कैसे। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं जावा उठा लूँ क्या एक? चलो, आपकी इच्छा हो रही है तो मैं जावा भी उठा के दिखा देता हूँ कि भाई जावा के अंदर हम लोग हेलो प्रिंट कैसे करेंगे, ठीक है, और पाइथन में कैसे करेंगे। तो पाइथन का आपको पता ही चल गया कि पाइथन में अगर मुझे हेलो प्रिंट करना है तो पाइथन में क्या लिखना पड़ेगा अपन को? बस इतना लिखना पड़ेगा, प्रिंट प्रिंट हेलो, ओके, खत्म। और वहीं मैं अगर जावा की बात करूँ तो जावा में क्या लिखना पड़ेगा, मैं देख लेंगे। हमें जावा में लिखना पड़ेगा क्लास, ठीक है, यहाँ पर मैं नाम देता हूँ उसको एप्पल। फिर यहाँ लिखना पड़ेगा पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के आगे भी कहानी शुरू है, मतलब चल खत्म नहीं हुई है। यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग ब्रैकेट args, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ लिखेंगे हेलो, ओके। यहाँ लगाएंगे सेमी कोलन, यहाँ पर लगाएंगे मेन, खत्म, ये खत्म, ओके। तो कहीं जाकर आपका हेलो प्रिंट होगा लल्ला। मतलब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जावा के अंदर हेलो प्रिंट करना तो इतना बड़ा प्रोग्राम बनाना, इससे आप एक भी लाइन कम नहीं कर सकते, इवन आप एक भी वर्ड कम नहीं कर सकते यहाँ पर। और उल्टे मैंने कुछ कम कम लिखे वर्ड, यहाँ पर तो पब्लिक भी लिखते हैं कई बार हम लोग। तो आप समझ गए, हालांकि ये लाइन प्रिंट करती है, लेकिन इस लाइन को लिखने के लिए आपको बाकी लाइनों का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइन का प्रोग्राम बनाएंगे, तब कहीं जाकर आपके पास में हेलो नाम की चीज़ प्रिंट होगी, हेलो नाम की स्ट्रिंग प्रिंट होगी। और वहाँ पर अगर पाइथन में बनाना तो केवल दोस्तों ये लिखेगा, बड़ा मज़ेदार है। वहीं अगर मैं सीपीपी की बात करूँ तो सीपीपी भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। आप कोई भी लैंग्वेज उठा ले, उसके कंपेरिजन में पाइथन को बहुत ही ज़्यादा ईजी बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, रिलेटिवली इजीली या इजी टू यूज़। बाकी लैंग्वेज की कंपेरिजन में इसको यूज़ करना बड़ा आसान है, ओके। तो मुझे पता चला होगा कि आपको भी अच्छा लग गया होगा कि भैया हाँ पाइथन बड़ा इजी है। तो अगर आप बिगिनर है दोस्तों और पाइथन से शुरुआत कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, बड़े मजे की चीज़ है। आप पाइथन से क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। और साथ में जब पाइथन सीखेंगे तो बहुत ही ईजी है बाकी कंपेरिजन में सीखना, स्पेशली जावा और सी की कंपेरिजन में। और सीपीपी सबसे टफेस्ट लैंग्वेज हम लोग मानते हैं, तो सीपीपी से टफ कुछ है नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड वाले की, ये तो हम लोग कर चुके हैं, बात करेंगे फ्री है। हाँ दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी दोस्तों कि दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो पाइथन जो है हमारी, इस कहावत को बिल्कुल गलत साबित करेगा। पाइथन कहता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, तो आप कह सकते हो बेझिझक कि भाई पाइथन मिलती है फ्री में। फिर आप सोचोगे कि भाई फ्री में मिल रहा है तो फ्री का मतलब इसमें कोई सपोर्ट ही नहीं होगा, कोई इसकी ध्यान नहीं रखेगा, फ्री की चीज़ क्या होती है, एकदम फर्जी होती है। लेकिन पाइथन फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि ये यूज़फुल नहीं है। पाइथन इतनी यूज़फुल है और फ्री में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। क्या क्या दिया जा रहा है? तो देखो, पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं पाइथन इंटरप्रेटर। क्या बोलते हैं? पाइथन इंटरप्रेटर, ये प्रोग्राम है और उसको डाउनलोड करेंगे तभी तो हम लोग पाइथन का प्रोग्राम चला पाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे प्रोग्राम है जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ कि भैया अपन को मूवी देखनी है, तो आपको कैसे मूवी वाली फाइल तो है, लेकिन मूवी वाली फाइल को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, वीएलसी प्लेयर या कोई भी मीडिया प्लेयर। वही मैं आपको कहता हूँ कि वेबसाइट चलानी है, तो आपको कैसे वेबसाइट चलाना अच्छी बात है, लेकिन वेबसाइट चलाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कि ब्राउजर, गूगल क्रोम या फिर जो भी आपको ब्राउजर पसंद हो। फिर मैं आपको कहता हूँ कि चलो अपन को कुछ लिखना है, आपको कैसे लिखना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, चाहे नोटपैड लें, चाहे वर्डपैड लें, चाहे एमएस वर्ड लें। उसी तरह से अगर आपको पाइथन के प्रोग्राम चलाने हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो है पाइथन इंटरप्रेटर। तो अब आपको उसको खरीदने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये आपका फ्री में है ना, फ्री फ्री फ्री, क्या फ्री, सब कुछ फ्री, पाइथन का सॉफ्टवेयर फ्री, ओके। अब आपको लग रहा होगा ठीक है सर, किसी ने सॉफ्टवेयर दे दिया तो कौन सी बड़ी चीज़ कर दी। पर दोस्तों सॉफ्टवेयर देने के बाद में भी पाइथन ने कुछ कम्युनिटी बनाई है। क्या बनाई है? कुछ कम्युनिटी बनाई है। ये कम्युनिटी के अंदर हजारों लाखों हमारे पास में डेवलपर है जो 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। आप कभी भी जाकर पाइथन की वेबसाइट पर कुछ भी लिखिएगा, आपको उसका आंसर विद इन 24 आवर्स मिलेगा। तो वहाँ पर हजारों लोग बैठे हुए आपको सर्विस देने के लिए कि भैया अगर कोई हमारी कम्युनिटी में आकर हमसे कुछ पूछेगा, आप जाकर पूछ सकते कि सर पाइथन के अंदर ये चीज़ है, वो क्या काम करती है, तो वो आपको इंटरनेट करेंगे, आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि फ्री में दे दी तो आपको कुछ बता ही नहीं रहे वो लोग।
तो इतनी बड़ी कम्युनिटी क्रिएट करना और इसके बाद में भी पाइथन के कंटिन्यूअसली सपोर्ट करना, ये दोस्तों किसी छोटी चीज़ से कम नहीं है। वहीं मैं बात करता हूँ कि पाइथन ऐसा नहीं कि एक बार बनाकर छोड़ दिए। कंटिन्यूअसली जो पाइथन के जो फाउंडेशन है, जिसको बोलते हैं पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, क्या बोलते हैं? पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। सॉफ्टवेयर को मैं एसडब्ल्यू देता हूँ, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं पी, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ना। तो ये जो एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है दोस्तों, जिसके जो डायरेक्टर आप समझ लीजिए, जिसके जो हेड है वो हमारे पाइथन के इन्वेंटर ही है, जीवी रोशन सब। तो उन्होंने ये एक बहुत बड़ी फाउंडेशन बनाई है। उस फाउंडेशन के अंदर वो डेली बेसिस पर, यहाँ पे बहुत बड़ी टीम है दोस्तों, एक बंदे की नहीं है ये पूरी फाउंडेशन, और यहाँ पर बहुत बड़ी टीम जो है वो डेली बेसिस पे पाइथन को इम्प्रूव करती रहती है, पाइथन के नए नए वर्जन बनाती है और पाइथन के अंदर नए नए फीचर ऐड करती है, ताकि पाइथन किसी भी एरिया में आसानी से यूज़ कर सके। और दिन ब दिन वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बना रहे हैं। तो फिर भी वो आपको दे रहे हैं फ्री में। क्या दे रहे हैं? फ्री में दे रहे हैं। और क्या मिलता है फ्री में दोस्तों? और कितना चाहिए भैया? इतना कुछ दे दी पाइथन ने फ्री में, और आपको पता नहीं क्या-क्या चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे पाइथन में और क्या है। तो दोस्तों पाइथन का जो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करना भी फ्री है, इसको यूज़ करना भी फ्री है। आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर दिया ना पाइथन का, ठीक है, जो कि पाइथन का प्रोग्राम चलाता है। अगर आपको थोड़ा-सा टेक्निकल नॉलेज है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर कर इस सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग पाइथन को मॉडिफाई भी कर सकते हो, कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। इसके लिए ना तो आपको किसी से परमिशन लेनी है, ना ही यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट का रूल लगेगा। आप समझ गए ना, यहाँ पे कोई कॉपीराइट का रूल नहीं लगेगा। आप जब चाहे इसके अंदर जो भी चेंजेस का चाहे कर सकते हैं और आगे इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं आसानी से दोस्तों, कोई मना नहीं करेगा। यहाँ पर ये पूरा तरह से फ्री है। इसी कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर साइंस में, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, कि भैया सॉफ्टवेयर को यूज़ करना भी फ्री है, उसको आगे भेजना भी फ्री है, इसके अंदर कम्युनिटी भी मिलेगी आपको, इसके अंदर डॉक्यूमेंट भी मिल जाएँगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन डॉक्यूमेंटेशन भी फ्री है। मतलब आपको पाइथन की जब कोई चीज़ पढ़नी है तो उसके लिए अपडेट किए जाते हैं, रेगुलर बेसिस पर आपको डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, आप इसको पढ़ें, जो भी सीखना सीखें। तो ये फुल सपोर्ट है दोस्तों। इतना सपोर्ट तो कई कंपनियाँ सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में भी क्लाइंट को नहीं देती, जितना पाइथन दे रहा है। इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों। कंप्यूटर साइंस में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, जिसमें सब कुछ फ्री में दे रहे हैं। ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स। तो अगर मैं यहाँ पर फ्री काट कर या फिर फ्री के साथ-साथ ये भी लिख दूँ ओपन सोर्स, पाइथन एक ओपन सोर्स है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत नहीं है। आप एक बात समझ रहे हैं? पाइथन को हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ओएसएस। इसका मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर पूर्णतः 100% फ्री है। आप इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा, किसी भी तरह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही टेक्निकली आप लोग इस पर काम कर सकते हो। कम्युनिटी भी आपके लिए अवेलेबल है, आपको डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं, सब कुछ आपको दे दिया गया दोस्तों फ्री में। तो मुझे लगता है दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा फ्री में कोई इंपॉर्टेंस रखती है और टेक्निकल पर्सन के लिए, तो वो है पाइथन दोस्तों। इससे ज़्यादा फ्री में कुछ नहीं मिलता दुनिया में। ठीक है? चलिए, ये तो हो गया हमारा काम, इसको मैं और इरेज़ कर देता हूँ। आप ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं ओएसएस, इसको थोड़ा-सा याद रखिएगा दोस्तों। काफ़ी बार पूछते हैं कि भाई पाइथन किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है या ये ओपन सोर्स है? आपको कैसे, ये ओपन सोर्स है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है किसी की। फिर हम लोग बात करते हैं, हमने 2 ये कर चुके हैं, फिर हम लोग बात करेंगे पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब है आसानी से एक जगह पर चल जाए और दूसरी जगह पर भी चल जाए। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लाइक दिस पेन। इस पेन को मैं पॉकेट में लूँगा, कहीं भी ले जाऊँगा आसानी से। तो ये चीज़ होती है पोर्टेबल। ठीक है? तो उसे बोलेंगे सर ये तो पोर्टेबल आइटम है। वहीं मैं इस पैनल की बात करूँ, तो इस पैनल को खोलकर मैं आसानी से हर जगह लेके नहीं जा सकता। जैसे आज ऑफ़िस जा रहा हूँ तो पैनल को पकड़ के ले गया, ऐसा मैं नहीं कर सकता ना भई। तो ये पोर्टेबल नहीं कहलाएगी। उसी तरह से जिस तरह से वस्तुएँ या जो आइटम पोर्टेबल होते हैं, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में भी बहुत सी चीज़ें जो है पोर्टेबल और नॉन पोर्टेबल होती है। जैसे दोस्तों अगर आप किसी की मूवी किसी के घर गए और उसके कंप्यूटर पे देखा ये बड़ी अच्छी मूवी है, तो आप क्या बोलते हो फट से? क्या पेन ड्राइव ले मुझे कॉपी कर दे, मैं घर पे जाकर चलाऊँगा। मान लो आपने घर पे जाकर चलाई, वो चली नहीं, इसका मतलब है कि वो पोर्टेबल नहीं है। आप समझ गए मेरी बात? तो आप देखते हो जनरली चल जाती है, क्योंकि वो फाइलें भी क्या होती है, पोर्टेबल होती है। आपने अपने घर पे कोई कंप्यूटर की फाइल बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको पेन ड्राइव में डाला, कहीं और दुकान पे जाकर उसको प्रिंट कर दिया, तो भी वो भी पोर्टेबल है। तो दोस्तों पाइथन के जो प्रोग्राम है, पाइथन के प्रोग्राम भी पोर्टेबल होते हैं। इसका मतलब पाइथन का जो प्रोग्राम आप लोग बनाते हैं, वो प्रोग्राम ऑलमोस्ट सारे के सारे कंप्यूटर पर चल जाएँगे। चाहे वो कंप्यूटर आपका मोबाइल क्यों ना हो, चाहे वो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो। तो पाइथन को कोई मना नहीं करता है, पाइथन हर जगह चलता है। ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे पाइथन इज़ पोर्टेबल। तो इसका मतलब है पाइथन के प्रोग्राम आप कहीं भी चला सकते हैं आसानी से। ठीक है?
तो कैसे भाई दोस्तों, हमारे कंप्यूटर मैंने आपको बताया था कि हमारी कंप्यूटर साइंस में अलग अलग तरह के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जिसकी डिस्कशन हमने प्रीवियस वीडियो में की थी कि भाई दो कंप्यूटर सेम होंगे, अलग अलग को कैसे पता चलेगा, इनका जो बेसिक आर्किटेक्चर अलग होगा। तो पाइथन कहता है कि भाई आप कोई भी कंप्यूटर ले आए, लाइक आप पाम टॉप ले आए, पाम टॉप उन कंप्यूटर कहते हैं जो कि हथेली में रखकर चलाते हैं, लाइक मोबाइल हो गया, आपका टैबलेट हो गया, इस तरह से ये पाम टॉप कहलाते हैं। तो पाइथन कहता है कि पाम टॉप तो भी मैं चल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। अगर आपके पास कोई लैपटॉप है जो गोदी में रखकर चलाते हैं, उस पर भी चल जाएगा। डेस्कटॉप जो कि डेस्क के ऊपर रखकर चलाते हैं, उस पर भी चल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं जाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई मेन फ्रेम है, क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर दोस्तों बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, ऑलमोस्ट एक रूम जितने हो सकते हैं या उससे भी बड़े हो सकते हैं, और ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। इनकी जो कैलकुलेशन स्पीड होती है बहुत ज़्यादा तेज होती है। हमारा पाइथन इस पर भी चल जाएगा। पाइथन के भैया ये भी लिया, उस पर भी चल जाऊंगा। इवन अगर आपने सुपर कंप्यूटर लिया है, आप सुपर कंप्यूटर के बारे में क्या होता है ये मुझे आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर और सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन विद इन अ सेकंड चुटकी में सॉल्व करते थे, जो कि हमारे छोटे कंप्यूटर नहीं कर पाते। तो सुपर कंप्यूटर पे ही पाइथन चल जाएगी। यहाँ तक अगर आपने दोस्तों गेम खेलने का शौक रखते हैं, आप एक्सबॉक्स वगैरह है, ठीक है, और मुझे तो पता भी नहीं क्या क्या आता है मार्केट में यार, एक्सबॉक्स के अलावा जो भी आता है आप समझ गए ना भाई, वो जो गेम खेलने वाला जो गेमिंग कंसोल जिसको हम लोग कहते हैं, पाइथन उस पर भी चल जाएगी, ठीक है। तो गेमिंग कंसोल यहाँ पर लिखूंगा, गेमिंग कंसोल, और भी मतलब बोर्ड पर जगह नहीं बचेगी दोस्तों अगर मैं यहाँ पर लिस्ट बनाना शुरू कर दूँ तो किसी भी तरह का कंप्यूटर लिया है, पाइथन पोर्टेबल है, इसका मतलब है कि पाइथन के प्रोग्राम हर तरह के कंप्यूटर पर आसानी से चलाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है कि दोस्तों ये सिर्फ एक ही कंप्यूटर पर चलता है या इस कंप्यूटर पर नहीं चलता, उसको हम लोग कहते हैं नॉन पोर्टेबल। हालांकि आजकल जितनी भी लैंग्वेजेस है सब इसी ढंग से बनाई गई है, पाइथन भी इसी ढंग से बनाई गई दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि पाइथन दुनिया की इकलौती लैंग्वेज है जो कि बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है। बाकी और भी बहुत सी लैंग्वेजेस है जो कि पोर्टेबल होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। ये जनरल पर्पस लैंग्वेज, ये बड़े मज़ेदार है दोस्तों, ये आपको पहले भी पढ़ चुके हैं। किससे कहते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेज? तो दोस्तों आप यूँ समझिए कि भाई जब हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक है, मान लो अपन को कोई ज़माना था ऐसा जब कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाने होते थे, है ना? जैसे मैं कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी करनी है या कोई कमर्शियल कोई बेचने वाले सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो उसके लिए लैंग्वेज आती थी कोबॉल। क्या आती थी? कोबॉल। तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर थे वो कोबॉल में बनते थे। और वहीं साइंटिफिक, अगर कोई आपको सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन हो रही हो या फिर साइंटिफिक पर्पज से उसको यूज में लेना है, तो हम लोग यहाँ पर लेते थे फॉर्ट्रॉन। क्या लेते थे? फॉर्ट्रॉन लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरह से कोई जमाना था जहां पर अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस आती थी, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ पर कुछ पढ़ रहे हैं, आप कहते हो सर मुझे तो एनिमेशन में जाना है, ठीक है, ओके। आप कहोगे सर मुझे तो रोबोटिक्स में जाना है, और रोबोटिक्स में आप कहोगे सर मुझे तो ये नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी में जाना है, ठीक है, नेटफ्लिक्स वगैरह में जाना है। आप कहोगे सर मुझे तो गूगल जैसी, जैसे कि जो कि वेबसाइट है, वेब इंजन है, वेब इंजन लिख देता हूँ मैं, वेब इंजन, वहाँ पर जाना है। सर कोई मुझे फाइनेंशियल कंपनी है जैसे जेपी मॉर्गन चैस, जेपी मॉर्गन चैस, मॉर्गन चैस, तो ये कुछ फाइनेंशियल कंपनी है, सर मुझे यहाँ जाना है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कॉमर्स करी है, तो कॉमर्स करने पर आप सिर्फ बैंक में एक जगह जा सकते हो ना भाई, मतलब आपका एक एरिया जो होता है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज वो काफ़ी कम हो जाता है। जैसे मान लो कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, तो मुझे मेरा काम सिर्फ इंडस्ट्री में होगा। अब मैं किसी दुकान पे बेच के तो कोई काम नहीं कर सकता ना। तो हमारा एक स्पेसिफिक एरिया होता है, फील्ड होता है। लेकिन दोस्तों पाइथन का कोई फील्ड नहीं है। पाइथन पाइथन हर एरिया में चलती है, चाहे कोई भी एरिया आप ले आए। और भी बहुत से हैं दोस्तों, ये तो बहुत कम लिखा मैंने। इसका मतलब अगर आप पाइथन सीख ले तो फ्यूचर में आप लोग मूवी बनाने में भी जा सकते हो, फ्यूचर के अंदर आप सॉफ्टवेयर बनाने में भी जा सकते हो, फ्यूचर में आप लोग वेबसाइट बनाने में भी अपना करियर बना सकते हो, फ्यूचर में आप रोबोटिक्स में भी आप लोग जा सकते हो। मतलब एक चीज़ सीख लीजिए और आपके पास में बहुत सारे हो गए फील्ड। इसका मतलब है जो पाइथन है वो ऑलमोस्ट सभी तरह की एप्लीकेशन बनाने की कैपेबल है। इसी को कहते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेज। जैसे कोबॉल जो है वो सिर्फ कमर्शियल एप्लीकेशन बनाने के लिए होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक पर्पस लैंग्वेज। नाम पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्पेसिफिक पर्पस लैंग्वेज, इसका मतलब उस लैंग्वेज का पर्पस किसी स्पेसिफिक एरिया में ही है, दूसरे एरिया में वो फिट नहीं हो पाएगी। अगर मैं कहूँ पाइथन एक जनरल पर्पज है, इसका मतलब है पाइथन ऑलमोस्ट सारे एरिया में सूटेबल है। आप कोई भी लिया है, चाहे फाइनेंशियल लिया है, चाहे आप लोग बैंकिंग लिया है, कुछ भी लिया है, ये हर सेक्टर में फिट हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है दोस्तों। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर इजीली दे दीजिएगा कि जनरल पर्पस का मतलब होता है कि
ये ऑलमोस्ट सारे के सारे एरिया को कवर करती है और स्पेसिफिक लैंग्वेज का मतलब होता है जैसे कि कोबोल, ये एक स्पेसिफिक पर्पस लैंग्वेज है। इसका मतलब है कोबोल को सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड में इसको यूज़ कर सकते हो, अदर फील्ड में या अदर एप्लीकेशन बनाने में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों पाइथन की बड़ी खूबी है, उसमें खूबियाँ तो दुनिया भर की है, अब करें क्या, कितना पढ़ाएँ, कैसा पढ़ाएँ, बड़ी दिक्कत होती है कई बार तो हमें भी। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर्स की। दोस्तों पाइथन जो है बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो फीचर है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। पाइथन पावरफुल है। जब मैं ये चीज़ बच्चों को बोलता हूँ तो बच्चों का पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर पाइथन खाता क्या है, ये बॉर्नविटा खाता है कि इसमें पावर आई कहाँ से, मतलब कौन सी चक्की का आटा खाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पाइथन में पावर है, पाइथन बहुत पावरफुल है। तो ये पावर एक्चुअली में है कहाँ, कहाँ से आती है इसको पावर, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। भी पावरफुल है तो कैसे हुई, कैसे मान लो इसमें पावर है, ठीक है, क्या ये बाइसेप्स बनाती है या फिर ये कोई डिप्स मारती है, करती क्या है। तो इस पावर की हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने आपको भी बताया था कि हमारे पास में पाइथन के अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है दोस्तों, ठीक है। कुछ एक लैंग्वेज का इस एरिया स्पेसिफिक होता है, कुछ एक लैंग्वेज जनरल पर्पस होती है। जैसे कि एसक्यूएल नाम सुना होगा आपने, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। नहीं सुना है तो मान लीजिए कोई एक लैंग्वेज है एसक्यूएल, उसका काम केवल और केवल डेटा को संभालने के लिए है, डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको रिट्राइव करने के लिए, और उसका कुछ काम नहीं है। उसमें आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते उस लैंग्वेज से, उस लैंग्वेज से आप वेबसाइट नहीं बना सकते। बस जहां भी डेटा का रोल आ रहा है, डेटा को डालना या निकालना, इसको स्टोर करना है, वहां पर एसक्यूएल का यूज आता है, ठीक है भाई। ये एसक्यूएल, इसको हम लोग बोलते हैं क्वेरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें से क्वेरी बन सकती है, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। ओके, वहीं मैं बात करूंगा कि हमारे कुछ वेबसाइट जैसे कुछ कुछ लैंग्वेज होती है जैसे एचटीएमएल वगैरह, ये होती है स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इनका काम होता है कि वेबसाइट बनाना। अब आप एचटीएमएल को यूज करते हुए कोई मोबाइल की ऐप नहीं बना सकते, आप सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते अपने पीसी के लिए या फिर किसी सिस्टम के लिए। तो ऐसी लैंग्वेज भी होती है हमारे पास में, हाँ है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या कहते हैं, स्क्रिप्टिंग, ठीक है, एक जनरल भाषा में बता रहा हूँ, उसको स्क्रिप्ट लैंग्वेज कह सकते हैं। तो पाइथन जो दुनिया में है वो दो तरह की, अगर मैं पूरी लैंग्वेजेस को डिवाइड करूँ, जैसे सी, सीपीपी, जावा, पाइथन, रूबी, पर्ल, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट हो गई, एप्पल स्क्रिप्ट हो गई, दुनिया भर के दोस्तों, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, आर लैंग्वेज हो गई। तो ये सारी लैंग्वेजेस को अगर मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता हूँ तो कैसे होगी डिवाइड, देखो, एक तो होगी स्क्रिप्ट लैंग्वेज। कौन सी होगी, स्क्रिप्ट लैंग्वेज, और एक होगी सिस्टम लैंग्वेज। सिस्टम लैंग्वेज वो होती है दोस्तों जिसके अंदर हम लोग सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ डेवलप कर सकें, ठीक है, जैसे कि सी, सीपीपी, ठीक है, जावा, ये सब सिस्टम लैंग्वेज कहलाती है, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर किसी सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की कैपेबिलिटीज होती है। वहीं अगर मैं बात करूं स्क्रिप्ट लैंग्वेज की, तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाने की कैपेबिलिटीज नहीं होती, लेकिन ये सिर्फ पर्टिकुलर काम को मैनिपुलेट करता है, उसको इवेल्यूट करता है। ओके, तो जनरली स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है उसका, जनरली मैं ऐसा फिक्स नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, जनरली इसको आपने सुना होगा वेबसाइट पर। जैसे कि देखो, पीएचपी एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है ना। तो ये बहुत सी लैंग्वेज होती है इसके, एप्पल स्क्रिप्ट भी है, मतलब बहुत सारी है, 50 से ज़्यादा ही होगी यहाँ पर, और यहाँ पर भी दुनिया भर की लैंग्वेजेस होती है। तो सी में या सीपीपी में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलती और स्क्रिप्ट के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलती। इसका मतलब है कि मैं इनको स्क्रिप्ट को यूज करते हुए सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, और उसी तरह से मैं सी को यूज करते हुए कोई वेबसाइट नहीं बना सकता। आप समझ गए दोस्तों। नाउ अब पाइथन में देखिएगा, पाइथन में दोस्तों इसी की पावर भी घुसी हुई है, मतलब पाइथन स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी है और पाइथन सिस्टम लैंग्वेज भी है। मतलब ये दोनों चीज मिलकर पाइथन की पावर बढ़ा दे रही है दोस्तों। दोनों तरफ लड्डू है इसके हाथ में, एक तरफ सिस्टम लैंग्वेज की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब पाइथन को यूज करते हुए आप सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर आराम से डिसाइड कर सकते हो, बना सकते हो। वहीं अगर आपको वेबसाइट के लिए अगर पाइथन की जरूरत पड़े तो भी पाइथन मना नहीं करेगी, वो कहेगी भैया आ जाइए, मैं तैयार बैठी हूँ। तो पाइथन में दोनों लैंग्वेज की प्रॉपर्टी एक साथ में चलती है, यही उसकी पावर है दोस्तों। ऐसी पावर आपको हर लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलती, बहुत ही, मतलब अगर इसमें निकालूं ऐसे तो 5-6 निकलेगी लैंग्वेज जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी पाई जाती है। तो इस वजह से पाइथन को हम लोग बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज कहते हैं। उसका एक फीचर और भी दोस्तों, यहाँ कहीं मैंने लिखा होगा मिक्सेबल, हाँ ये लिखा हो ना, ये भी उसकी पावर बढ़ाता है। पावर कैसे बढ़ाता है, जो पाइथन है, पाइथन इतनी फ्लेक्सिबल है दोस्तों, मतलब वो इस तरह से काम करती है कि अगर मान लो कि उसको आधा काम सी से करवाना तो वो सी के साथ में मिक्सअप हो जाती है और कहती है सी तू मेरा आधा काम तू कर ले। वहीं आप देखते हो कि जावा में कुछ बना हुआ है, ठीक है, एक बहुत प्रोग्राम है जो बहुत पुराना है, जो जावा के अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है,
दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों। अगर इसमें कुछ कैपेबिलिटी डालनी है, पाइथन डालना है, तो पाइथन बिना कुछ चेंज किए हुए इसको जुड़ जाएगी और जावा के कोड काम में लेना शुरू हो जाएगी। तो ये मिक्स हो जाती है बहुत ही आसानी से। ये भी उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है दोस्तों। इसका मतलब इसमें दोनों लैंग्वेज की प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छे से होती है। आप ऐसा फिक्स नहीं कहूँगा कि मैं पाइथन जो है वो एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है या पाइथन जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक लैंग्वेज है, इतना ही आप समझ लो। उसमें हर तरह की लैंग्वेज की क्वालिटी है। ये दो मेजर क्वालिटी मैंने आपको बता दी। पाइथन में ये बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया कि भैया पाइथन पावरफुल है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि भाई पावर कहाँ से मिली। भाई इन दो चीज़ों से पावर मिलती है, ओके। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि पाइथन में और क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलेगी दोस्तों। पाइथन डायनामिक टाइपिंग करती है। पाइथन इज डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप ये भी कह दें तो गलत नहीं होगा दोस्तों। अब ये डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का मतलब है कि पाइथन की हर चीज़ ऑलमोस्ट डायनामिक है। मतलब डायनामिक मतलब जिसको हम लोग कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम चलते समय। कैसे? बाकी लैंग्वेज के अंदर डायनामिक प्रॉपर्टी होती है लेकिन बहुत ही गिनी चुनी चीज़ों के साथ में होती है, जबकि पाइथन ये अपने हर फीचर के साथ में डायनामिक प्रॉपर्टी दे रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपने सी या सीपीपी या जावा तीनों का एक साथ समझा रहा हूँ। इसमें आपने क्या कर दिया, सी सीपीपी जावा में क्या कर दिया, आपने एक वेरिएबल लिया। क्या लिया? वेरिएबल। अब आप कहेंगे सर वेरिएबल क्या है? तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप पहली बार इस कोर्स को देख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि मुझे वेरिएबल एक ऐसी जगह है, ठीक है, जिसको कोई भी एक नाम दे दो। जैसे ए नाम दे दिया, तो इस जगह में आप कुछ वैल्यू डाल सकते हो। जैसे अपने मैथमेटिक्स में नहीं होते y इक्वल टू mx प्लस सी, लिखते ना अपन, y इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ हम लोग कहते हैं कि भैया y और x तो दो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैं कंटिन्यूसली चेंज कर सकता हूँ, और वहीं m और c क्या है, कांस्टेंट है जो कि स्थिर रहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ एरिया ऑफ सर्कल की, जो 3.14, ठीक है, पाई की वैल्यू, और हम लोग लिखते हैं आर स्क्वायर, तो इससे क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। इसका मतलब है कि ये वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप कंटिन्यूसली चेंज करोगे, और ये भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू खुद ब खुद चेंज होती रहेगी। तो हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल का, जहाँ पर वेरिएबल जो है एक डब्बा मान लीजिए जिसके अंदर आपने 5 डाला, ठीक है, बस ये होता है वेरिएबल। तो जब आप सी सीपीपी जावा में जब कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, आप जैसे ए नाम का वेरिएबल बनाना चाहते हैं, जैसे कि ये बन गया वेरिएबल, तो ये वेरिएबल है, ये डब्बा बन गया, तो उसमें आप क्या डाल रहे हैं, 5 डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? 5। तो ये 5 जब डालेंगे तो पहले आपको ये डब्बा बनाना पड़ेगा, ये बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो ये रहा वो बॉक्स। तो सी सीपीपी जावा ये कहता है कि भैया ये आप वेरिएबल बनाओगे तो पहले आप बता दीजिए कि ये बॉक्स किस तरह का बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, ठीक है। ये आपको सी सीपीपी में और जावा में बताना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इंट ए। तो ऐसा करने पर हमारा सी सीपीपी जावा समझ जाता है कि भैया एक वेरिएबल बनाना है, एक बॉक्स बनाना है जिसका नाम ए रखेंगे, और इसकी साइज रहेगी 4 बाइट। इसका मतलब होता है 4 बाइट, ठीक है, इसका मतलब है 4 बाइट। और साथ ही साथ इसको ये भी बता देगा कि भाई इसमें जो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, वैल्यू आएगी, वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपने इसमें 5 डाला, तो ये वेरिएबल बनाया और वेरिएबल बना के इसमें 5 डाला, ठीक है, तो इसमें 5 आसानी से चला जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, हंसते हंसते चला जाएगा। वहीं अगर आपने ऐसे लिखा इंट ए इक्वल टू, आपने ऐसे लिखा 5.6, तो इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, और ये होता है रियल नंबर, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, ठीक है। तो वो कहेगा भैया ये तो एक पॉइंट वाली वैल्यू है, और पॉइंट वाली वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू में नहीं डाल सकते आप, इस वाले वेरिएबल में नहीं डाल सकते, इसमें फिट ही नहीं होगी। तो जावा तो उसको दे देता भैया एरर कि भैया मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, डब्बा बनाया कुछ और, डाल कुछ और रहे हो, ये क्या लगा रखा है, तो जावा इसको मना कर देगा, एरर दे देगा। यहाँ पर सी सीपीपी बेचारी भोली होती है, ये क्या करती है, वो कहती है कोई बात नहीं, आप इसमें इंटीजर डालना है ना, पर यहाँ इंटीजर दिया नहीं है, तो आपने पॉइंट वाली वैल्यू दे दी, तो क्या करेगा, चुपचाप इसमें से 5 उठा लेगा, और 5 कहाँ डाल देगा, ए में डाल देगा। लेकिन ए का टाइप बदलने नहीं देगा। तीनों की खास बात क्या है, तीनों लैंग्वेज कहती है कि भाई चाहे कुछ भी कर लो, या तो यहाँ एरर दे दो, चाहे वैल्यू डाल दो, लेकिन ए का टाइप नहीं बदलेगा। एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, इंटीजर वैल्यू लेगा हमेशा के लिए। ये होता है कि भैया हमने टाइप बता दिया। जावा और सी सीपीपी ऐसे काम करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ी सी आपको पाइथन की खूबी दिखा देता हूँ, आपको पसंद आएगी, ठीक है। पाइथन में ये टाइप वाइप का कोई लफड़ा नहीं रहता दोस्तों। कैसे नहीं रहता, जैसे कि आपने लिखा ए इक्वल टू 5, बस आपको इतना ही लिखना है, आपको आगे टाइप नहीं बताना है, हमारा पाइथन खुद डिसाइड करेगा कि ए का टाइप क्या रहेगा इसको देखकर। तो उसने कहा कि हाँ इस लाइन के बिहाफ पर एक वेरिएबल बनेगा जिसका टाइप उसने क्या रख लिया, इंट रख लिया। क्या रख लिया, इंटीजर। वो खुद ब खुद कहता है चलो मैं इसको इंटीजर बना दूंगा ताकि ये इंटीजर वैल्यू पकड़ लो। फिर आपने अगली ही लाइन में, उसी सेम प्रोग्राम में अगली ही लाइन में आपने क्या लिख डाला, आपने लिख डाला 5.6।
अब पाइथन कहेगा अरे यार इस बार वैल्यू आ गई और अपने यहाँ फिट नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा, इसका टाइप बदल देगा, उसको बोलेगा भैया तू बड़ा बन जा। आप समझ रहे हो, इसका टाइप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ये वैल्यू चेंज नहीं होने देता है, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग टाइप चेंज कर लेता है, इसे कहते हैं डायनामिक कास्टिंग। ठीक है, इसका टाइप जो हो गया वो हो गया रियल नंबर, जिसको मतलब कह सकते हैं फ्लोट या डबल, इसका टाइप हो गया डबल। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब जो इसमें कोई चीज, जैसे एक चीज बताइए दोस्तों, इसमें ये खुद ब खुद एडजस्ट करता रहता है अपने आप को, ताकि यूजर को कम से कम लोड पड़े, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इंटरमिट लिखते नहीं है। ठीक है, हमने सब कुछ छोड़ रखा है और ये पूछे पाइथन तू डिसाइड कर कि ये कैसे बनाना है, तो पाइथन कहेगी भैया इंटीजर है तो मैं इसको इंटीजर बनाऊंगी। और सेम चीज को अगर आपने 5.6 डाल दिया तो पाइथन कहेगी कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, अपने अपने वैल्यू पकड़ लेते हैं, भाई वैल्यू अपना लॉस नहीं होना चाहिए। तो पाइथन दोस्तों बहुत ही अच्छे से काम करती है, बहुत ही ईजी हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर ये लिखा जाता है आसानी से। और वहीं सीसीपीपी कहती है कि नहीं आप पहले तो टाइप बताओ, नहीं तो मैं वैल्यू नहीं लूंगी। ठीक है, तो सी के अंदर आपको टाइप बताना पड़ता है, सीपीपी के अंदर टाइप बताना पड़ता है, और जावा में भी टाइप बताना पड़ता है। और जो टाइप आपने बताया यहाँ पर इंटीजर टाइप, उसमें आप उसी तरह की वैल्यू डाल सकते हो, नहीं तो नहीं लेगा वो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये होता है डायनामिक टाइपिंग, ये बहुत बड़ा दोस्तों फीचर है, जिससे प्रोग्रामिंग ना केवल ईजी होती है बल्कि प्रोग्राम बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है। आप जब चाहे जैसा चाहे चेंज कर ले, इससे प्रोग्रामिंग की लेंथ भी कम होगी। सी में अगर आपको ये काम करना है तो फिर तो भैया आपके प्रोग्राम के अंदर आप तो समझ लो कि भाई 50-60 लाइनें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी। ठीक है, और प्रोग्राम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो पाइथन की यही मुझे खूबी सबसे अच्छी लगती है कि पाइथन किसी भी तरह से कोई भी प्रोग्राम लिया हो या कोई भी लॉजिक लिया हो, पाइथन उसको टफ नहीं होने देती, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं होने देती। ठीक है, तो कहते हैं ना सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स, पाइथन उसको तय दिल से फॉलो करता है। चलिए, ये भी हमारा टाइप कास्टिंग वाला भी समझ में आ गया कि टाइप कास्टिंग या डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। अब आते हैं ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ये बड़ा काम का चीज़ है। क्या होता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट? मतलब मेमोरी मैनेज करना ऑटोमेटिक होगा। तो क्या बाकी लैंग्वेज में ये मैनुअल होता है? हाँ भाई, कुछ एक लैंग्वेज में मैनुअल होता है, जैसे जावा में भी ऑटोमेटिक होता है, लेकिन सी और सीपीपी में ये मैनुअल होता है। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है और बाकी वालों में मैनुअल कैसे होता है, क्या है मेमोरी। तो दोस्तों इसको समझ लीजिए, मतलब मेरे हिसाब से जो भी लिखे हुए हैं ना दोस्तों यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट यही कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी का। याद रखिएगा, मतलब किसी भी प्रोग्राम जो कम से कम मेमोरी खाए वो अच्छा माना जाता है। अब आप कहेंगे सर प्रोग्राम मेमोरी खाता कैसे, ये देख लो। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कंप्यूटर का। देखो, कंप्यूटर में हमारे पास सीपीयू नाम का एक हार्डवेयर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपने बचपन में पढ़ा था। इसके बहुत से नाम है दोस्तों, नाम आपको याद करते जाइएगा, शायद हो सकता है आपको याद आ जाए। पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? माइक्रो मतलब छोटा प्रोसेसर, और आम भाषा में इसको कहते हैं प्रोसेसर। अब प्रोसेसर सुनते ही आपको याद हो गया होगा, सर हाँ मेरे लैपटॉप में तो i3 लगा हुआ है, i5 लगा हुआ है, इंटेल का प्रोसेसर लगा हुआ है, अपने मोबाइल में होते हैं क्वालकॉम के प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन जो होते हैं ना उनके सीरीज है स्नैपड्रैगन। तो ये प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर ही है दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर को रन करता है, ये है हमारे कंप्यूटर का माइंड। अब प्रोसेसर किसको रन करेगा? ठीक है, तो हमारे पास में प्रोसेसर एक रूल है कि प्रोसेसर केवल उसी डाटा को रन करेगा जो कि रहेगा मेमोरी में, बोले तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, अब जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या करते हैं, जनरली कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम को चलने के, मैं कहता हूं इस प्रोग्राम को चलाओ, तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम हमारी रैम में जरूर जाएगा, रैम में जाएगा और उसके बाद में सीपीयू चलाएगा। ओके दोस्तों, तो ये प्रोग्राम रैम में जाकर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मैनेजमेंट जो होता है वो कहलाता है मेमोरी मैनेजमेंट, कि भाई ये प्रोग्राम कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा रैम के अंदर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि जब हमारा प्रोग्राम रैम में जाता है या मेमोरी में जाता है तो वहां जाकर कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसी को अगर हम लोग मैनेज करना सीख जाए तो ये कहलाता है मैनेजमेंट। रूल क्या है? रूल ये है कि जितनी कम मेमोरी खाएंगे प्रोग्राम, जितना छोटी जगह लेगा प्रोग्राम उतना ही फास्ट होगा। ठीक है, तो ज्यादा मेमोरी खाएगा तो प्रोग्राम उतना ही स्लो होता है दोस्तों। तो हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ये फालतू की कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी खाए। ओके, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कोई आइटम अगर हमारे यहाँ पर काम का नहीं है तो पाइथन क्या करेगा, इस प्रोग्राम को डालने से पहले उसको लगेगा भाई यार ये प्रोग्राम चल रहा हो, ये अब आइटम काम का नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई आइटम लिखा हुआ था, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट लिखा हुआ था, वो एलिमेंट यहाँ पर आ गया, ये मान लीजिए एलिमेंट ये,
अब पाइथन को लगता है यार ये जो एलिमेंट है अब ये कुछ काम का नहीं है, तो पाइथन क्या करेगा, इस एलिमेंट को हटा देगा। देखो कैसे हटाएगा, इस तरह से टक, आप देखेंगे यहाँ देखते जाइए क्या, अरे भाई हट जाओ यार, हाँ ये तो हट गया। तो वो क्या करता है, उसको लगता है क्या ये प्रोग्राम स्पेस तो खा रहा है लेकिन वो पोर्शन काम का नहीं रहा, अब उस पर काम हो चुका है, तो उसको डिलीट कर देगा और मेमोरी को और छोटा करता रहेगा, ताकि मेमोरी कम से कम ऑक्यूपाई हो और प्रोग्राम तेजी से चल सके। तो ये जो मैनेजमेंट होता है उसके लिए दो ऑप्शंस है कोई भी लैंग्वेज के अंदर, एक तो है मैनुअल और एक है ऑटोमेटिक। तो सी सीपीपी में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आइटम, ठीक है, अभी आप आइटम समझ ले क्योंकि आप लोग बिगिनर है तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये पूरा टॉपिक आएगा दोस्तों हमारे पास में, आगे हम लोग यही तो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सारे। तो मान लीजिए सी में हमें क्या करना पड़ता है, हमें सी में बार बार लिखना पड़ता है फ्री, ठीक है, कब लिखना पड़ता है, क्यों लिखना पड़ता है, उसका एक रीजन है, वो हमें इश्यू नहीं है। हम लोग कहेंगे भाई अगर हमें फ्री करना है तो हम लोग फ्री लिखेंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो फ्री नहीं होगा। इसका मतलब सी सीपीपी में हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, ठीक है। तो सी में हम लोग लिखते हैं फ्री और सीपीपी में लिखते हैं डिलीट, क्या लिखते हैं, डिलीट। तो अगर हम लोग करेंगे तो वो डिलीट होगा, नहीं तो वो डिलीट खुद से नहीं होगा। वहीं अगर मैं पाइथन की बात करूँ तो पाइथन कहता है कि भैया आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पाइथन खुद पता लगाएगा कि भाई इस प्रोग्राम के अंदर कौन सी चीज़ है जो अब यूज में नहीं आ रही, तो पाइथन उसको मेमोरी से हटा देगा ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं, ये सारा काम पाइथन के अपने लेवल पर होगा, इसी के लिए कहते हैं इसको ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। और जब कोई भी काम ऑटोमेटिक होता है दोस्तों तो आपकी हेडेक कम हो जाती है, आपको कोडिंग कम करनी पड़ती है, हमारे पीछे वो करता रहेगा। तो एक तो यूजर को बड़ा फायदा मिलता है यहाँ पर, और दूसरा प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ भूल गया सी में तो वो खाली करेगा नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पर भूल भी जाते हैं, कोड प्रॉपरली नहीं करते हैं, फिर भी हमारा जो पाइथन है उसको कम कर देगा। तो ऑटोमेटिक होना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ईजी है हमारे लिए भी और प्रोग्राम की परफॉर्मेंस के लिए भी। तो ये तो हो गया दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली। अब और आगे चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों लिस्ट बड़ी लंबी है, काम चलते जाएंगे, समझते जाएंगे, और यही चीज़ आपको आगे मैं समझाऊंगा कोडिंग के थ्रू, ठीक है। तो अभी तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसलिए हम लोग इसको इसी अंदाज से पढ़ रहे हैं जैसे कोई थ्योरी पढ़ रहा हो, पर देखा जाए तो इसमें एक भी चीज़ थ्योरी की नहीं, सबके सब प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग अगर दिखाएंगे आपको जब थोड़ी सी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाए। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग इन द लार्ज सपोर्ट, ठीक है, इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग इन द लार्ज सपोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप कोई भी प्रोग्राम लार्ज स्केल पे लिखने वाले हो, मतलब बड़ा प्रोग्राम बनाने वाले हो जिसमें बहुत सारे आइटम आने वाले हैं, उस समय सबसे ज़्यादा आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको वो चीज़ चाहिए कि भाई लैंग्वेज आपको हर तरह से सपोर्ट करे, ताकि आप एक बड़ा से बड़ा प्रोग्राम लिखे वो भी एकदम ईजी वे से। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों, आपको जरूरत पड़ेगी मॉड्यूल की, मतलब फंक्शंस, या जिसको हम लोग कहते हैं मेथड की। अगर आपको नहीं पता है कि फंक्शन या मेथड क्या होते हैं, तो ये मान लीजिए कि जो सी में जो प्रॉपर्टी है उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर हमें, साथ साथ हमें यहाँ पर उप्स की जरूरत भी पड़ेगी। ओके, अब आपको ये भी नहीं पता कि सर उप्स होता क्या है। उप्स का मतलब होता है क्लास और ऑब्जेक्ट, इसका फुल फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो इसकी भी जरूरत पड़ती है जब बड़े प्रोग्राम बनते हैं। तो दोस्तों उप्स बहुत ही काम की चीज़ है हमारे लिए। अगर आप जानते हो तब तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको नहीं पता कि उप्स क्या होता है तो ये समझ लीजिए कि जावा की जो प्रॉपर्टी है, सीपीपी की जो प्रॉपर्टी है, उसको भी इसमें डाल दिया हमने। ओके, इसके अलावा हमारे पास में लाइब्रेरी सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों। इसका मतलब है मान लीजिए आपको कोई स्पेसिफिक काम करना है, ओके, ये लाइब्रेरी होती है, थोड़ा उसका आइडिया देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपको अपने डाटा जो है, अपने खूब सारे आपने नंबर लिखे, आप उससे चार्ट बनाना चाहते हैं, पाई चार्ट हो सकता है, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट हो सकता है, इतना तो आपको समझ में आता ही होगा। तो उसको बनाने के लिए आपको खुद को कुछ नहीं करना है, काफ़ी एक्सपर्ट ने एक प्रोग्राम बना रखा है कि हाउ टू क्रिएट अ चार्ट, उनके पास में एक पूरा कोड पड़ा हुआ है, आप उन कोड को एज इट इज काम में ले लो, ठीक है। तो वो होती है लाइब्रेरी। किसी और का कोड बनाया कोड जिसको हम लोग काम में ले रहे हैं, इसको रीयूज कर रहे हैं, इसी को कहते हैं लाइब्रेरी बस। तो दोस्तों जब ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट आ गए, जैसे सी की प्रॉपर्टी आ गई, सीपीपी और जावा की प्रॉपर्टियां आ गई, और लाइब्रेरी जैसी चीजें यहाँ पर आ गई, तो इससे हम लोग एक लार्ज प्रोग्राम आसानी से लिख सकते हैं बिना किसी हेडेक के, वो भी बहुत ही सिंपल वे से। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है। जैसे सी में ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी आपको, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ओके, जावा जैसी लैंग्वेज के अंदर आपको ज़्यादा लाइब्रेरी सपोर्ट नहीं मिलता, पाइथन जितना, बाकी मिलता तो है वहाँ पर थोड़ा बहुत तो है, पर लाइब्रेरी जो पाइथन में जितनी सपोर्टेबल है उतनी जावा में नहीं मिलती। तो जावा में बहुत कुछ बनाना पड़ता है हमें खुद को। यहाँ पर बनाए बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, इससे ये फ़ायदा होगा कि बड़ा प्रोग्राम आप जल्दी ईजिली बना सकते हो। ये जो फैसिलिटी है कि लैंग्वेज आपको बड़े प्रोग्राम बनाने के लिए जो फैसिलिटी दे रही है, उसी को कहते हैं कि भाई हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो लार्ज इन द लार्ज सपोर्ट करती है, मतलब बड़े प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत आसानी से सपोर्ट करेगी दोस्तों। वहीं अगर मैं कहूँ कि सी की बात करूँ, सी में केवल एक ही क्वालिटी होती है, वो होती है मॉड्यूल की।
इससे जैसे जैसे आप लोग प्रोग्राम को लार्ज करते जाओगे, बड़ा प्रोग्राम बनाते जाओगे, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती रहती है। उसके लिए आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कोड के अंदर, टाइम भी बहुत लेता है, कोड भी बहुत लंबा हो जाएगा, प्लस ये चीज़ें वहाँ मिसिंग होती है तो उसको भी हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों इन तीनों के अलावा एक चीज़ और होती है, वो होती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोग्राम के अंदर कुछ गलतियाँ होने के चांस रहते हैं, तो उनसे बचने के लिए एक्सेप्शन हम लोग लगाते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इसको हम लोग कहते हैं। तो ये आपको जावा से मिल जाती है, सीपीपी में मिल जाती है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें डाल रखी है। आपका कहने का मतलब ये है मेरा कि भाई हर लैंग्वेज के अंदर जो खास बातें हैं पाइथन ने उनको अपना लिया है, ताकि पाइथन में काम करते समय आपको किसी भी तरह की दिक्कत की जरूरत नहीं हो। सी के अंदर ये भी नहीं होता दोस्तों, एक्सेप्शन हैंडलिंग ढंग से होती नहीं है वहाँ, तो बहुत ही काम मैनुअली करना पड़ता है। तो फिर सी में थोड़े से बड़े प्रोग्राम लिखते समय इश्यू आता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप। इसलिए कहते हैं सी बहुत ही टफ लैंग्वेज है, सी सीपीपी दोनों। तो आई होप आपको इस प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में होगा कि पाइथन की क्या खूबियां हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिल्ट इन ऑब्जेक्ट टाइप, इसका मतलब क्या होता है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों जब कोई भी प्रोग्राम हम लोग लार्ज स्केल पर लिखते हैं, बड़ा प्रोग्राम बनाने की बात करते हैं, तो उस समय हमारे पास में डेटा भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि भाई मैं कहता हूँ कि दो लोगों का नाम मुझे स्टोर करना है, दो लोगों के फ़ोन नंबर उस पर मुझे काम करना है, तो वो प्रोग्राम सी सीपीपी जावा पाइथन सबसे आराम से बन जाएगा, वो भी एकदम सिंपल। वहीं मैं आपको कहता हूँ कि आपको 2 लाख लोगों का डाटा स्टोर करना है, आप अपने प्रोग्राम बनाइए जिसमें 2 लाख लोगों का डाटा आप उसको एनालाइज कर सको, उनको शॉर्ट कर सको, उनको निकाल सको भाई कौन कब कॉल कर रहा है। तो जैसे जैसे डाटा बढ़ता है अब प्रोग्राम के अंदर, और बड़े सॉफ्टवेयर में बढ़ना ही है। आपको एग्जांपल देता हूँ, आप याद करिएगा बैंकिंग वाले सॉफ्टवेयर को। बैंक के अंदर दोस्तों एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन होते हैं और कितने अकाउंट है, तो इतनी सारी जानकारी उनके पास हमेशा के लिए सेव रहती है कि भैया फलाना फलाना तारीख को इतने सारे ट्रांजैक्शन हुए, और वो भी ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर बंदे के इतने ट्रांजैक्शन, इसके ट्रांजैक्शन, इसके ट्रांजैक्शन। तो आप जब अपने पासबुक लेके जाते हो बैंक में, तो वो आपको पिछला हिसाब भी लिख कर दे देता है। तो दोस्तों जब प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा डाटा आता है, सॉफ्टवेयर के अंदर ज़्यादा डाटा आता है, तो डाटा को फिर मैनेज करने के लिए कैसे करें। तो डाटा को मैनेज करना, इसको एक प्रॉपर वे में रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो जाता है उस वाले केस में जब डाटा लार्ज हो। तो डाटा को प्रॉपर मैनेज करना, इसको हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको हम लोग, जिसमें हम लोग ये बात करते हैं कि डाटा को किस पर्टिकुलर फॉर्म में रखा जाए, ताकि डाटा अगर लार्ज भी हो तो भी वो इजीली मैनेजेबल हो। तो इसके लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर नाम के कॉन्सेप्ट को यूज में लेना पड़ता है। बाकी जो लैंग्वेजेस है जैसे कि सी है, तो सी में तो आपको डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है दोस्तों। सी में डेटा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है। वहीं अगर मैं पाइथन की बात करूं, तो पाइथन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर आपको बना बनाया मिल जाता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको यूज़ करना है। मतलब आपको वहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, ये एक डाटा स्ट्रक्चर हो गया, डिक्शनरी एक डाटा स्ट्रक्चर हो गया, डिक्शनरी आप समझ रहे हैं, और टप्पल एक डाटा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपको सब बने बनाए मिलते हैं। और वहीं अगर मैं सी की बात करूँ, तो सी में आपको सब कुछ बनाना पड़ता है, ताकि वहाँ तो बना बनाया कुछ मिलता नहीं है। जब आप लोग बनाते हो तो वैसे भी आपको डाटा हैंडल करने के बजाय डाटा को अरेंज, डाटा स्ट्रक्चर को बनाने में टाइम निकल जाता है। पाइथन ये कहता है कि भैया आप अपने लॉजिक पर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाकी जितना भी सपोर्ट होगा वो पाइथन आपको दे देगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। मान लीजिए लिस्ट बनानी है, तो सी में अगर अपन को लिस्ट बनानी है, ठीक है, सी में अगर मैं बात करूँ लिस्ट की, तो सी में लिस्ट बनाने के लिए आपको कम से कम 100-200 लाइन लिखनी पड़ेगी दोस्तों। और उसके बाद में मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि वो भी आपकी अप्रोप्रिएट नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं जाकर एक लिमिट के बाद में आपको दिक्कत देना शुरू कर देगी। वहीं पाइथन में कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया इसको डायरेक्टली काम में लिया, खत्म। आप समझ गए ना, बड़ी इजी लैंग्वेज और बड़े मजे भी आते हैं इस लैंग्वेज में काम करते समय। तो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे बिल्ट इन ऑपरेशन। बिल्ट इन ऑपरेशन, तो अगेन हम लोग बात करेंगे कि भैया जब हमारे पास में डाटा स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ डाटा को पकड़ के रखता है दोस्तों। डाटा स्ट्रक्चर का मेन ऑप्शन है कि एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाइए प्रोग्राम के अंदर जिसमें आपको डाटा फिल कर सके। तो डाटा स्ट्रक्चर का जो मेन पर्पज होता है वो डाटा को अरेंज करना होता है। इस तरह से डाटा यहाँ पर डाल दिया, जैसे हमने डाल दिया 25, 21, 22 और 26, इस तरह से डाटा डाल दिया। फिर जब डाटा स्ट्रक्चर आप लोग बना लेते हो, चाहे सी में बनाइए, चाहे आपको पाइथन में जो बनाना मिल रहा है उसको यूज़ करिए, इसके बाद में इसको अरेंज करना होता है। मान लीजिए आपको अरेंज करना, आप कहते हो सर मुझे तो बढ़ते हुए क्रम में डाटा चाहिए। क्या चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में डाटा चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सी के अंदर आपको फिर वापस प्रोग्राम बनाना पड़ेगा सॉर्टिंग का। क्या प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग का जब प्रोग्राम बनाएंगे तो दोस्तों आपके वैसे भी हालत खराब हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 11 से 12 मेथड होते हैं सॉर्टिंग करने के। तो कौन सा तरीका काम में लेना है, कब काम में लेना है, डाटा के साइज को देखकर, डाटा के टाइप को देखकर यहाँ पर हम लोग फाइनल करते हैं कि हमें सॉर्टिंग कौन सी करनी है और कहाँ करनी है। अगर आपने गलत चूज़ किया तो गई भैंस हमारी पानी में।
कुछ नहीं कर पाएंगे, हम वहीं अटक जाएंगे। वहीं हमारा जो पाइथन कहता है कि भैया ये आपको बना बना मिल रहा है, कुछ नहीं करना। अगर आपको शॉर्ट करना चाहते हो ना, आप उसको बस कुछ नहीं करना है। जो भी आपका लिस्ट है, जो भी आपका डाटा स्ट्रक्चर है, उसके साथ खाली इतना लिख दिए शॉर्ट। क्या लिख दीजिए? खाली शॉर्ट लिख दीजिए, वो खुद ब खुद इसको अरेंज कर देगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? वहाँ ऑपरेशन में बना के दे दिए कि भैया ये डाटा स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं, उनके साथ में जितने भी ऑपरेशन लगाने हैं वो भी सब बना के दे दिए कि भैया आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी प्रॉब्लम बता देना है। वहीं सी की मैं बात करूँ तो सी के अंदर दोस्तों डाटा स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ता है, उसके ऑपरेशन भी हमें बनाने पड़ते हैं। तो जब हम लोग यही बनाते रह जाएंगे तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कब करेंगे? तो सी बड़े टाइम टेकिंग लेती है दोस्तों। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं सी में तो बहुत टाइम लेता है। वहीं पाइथन जो है वो रैपिड डेवलपमेंट करता है, फटाफट काम करता है। वो कहता है कि भैया आप लैंग्वेज के ऊपर ध्यान मत दीजिए, आप अपना लॉजिक लगाइए, बाकी जो चीज़ आपको चाहिए सब हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी पाइथन कुछ ऐसे काम करती है दोस्तों। बिल्ट इन ऑपरेशंस, शॉर्टिंग करना है, सर्चिंग करना है, सब कुछ पड़ा हुआ है। लेंथ निकालनी है, कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं, खाली लेंथ लिखिएगा, कोड मिल जाएगी आपको लेंथ कि हमारे पास डाटा कितना है। वहीं अगर दोस्तों सी की बात करूं तो भैया आपको ये लेंथ पहले बनाना पड़ता है, उसमें लॉजिक लगाना पड़ता है। आधी गलती तो आपकी यहीं होती रहेगी। तो मेन मकसद क्या है पाइथन का? पाइथन का मेन मकसद है कि भी आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो यार, आप अपना लॉजिक पे ध्यान लगाओ। लैंग्वेज के अंदर कुछ बनाने की कोशिश मत करो, सब कुछ आपको देगा। वहीं सी क्या कहती है कि भैया सब कुछ आपको बनाना पड़ेगा, मेरे पास उसमें कुछ नहीं है। तो सी बहुत ही स्मॉल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, आज की डेट में मैं बात करूं सी, सीपीपी, जावा, पाइथन की, रूबी की, आर की, है ना, पर्ल की, इन सब में से सी सबसे कॉम्पैक्ट, सबसे छोटी है। इसमें कुछ बनाया बनाया नहीं मिलता, सब कुछ आपको ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, पर एक फायदा वहां पर भी मिलता है सी में, सी फ्लेक्सिबल है, आप जो चाहे वो बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या सब कुछ बना बनाया मिलता है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है लॉजिक पर। इस तरह के काम को या इस तरह की जो प्रोसीजर होता है कंप्यूटर साइंस में, इसको हम लोग कहते हैं रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? जल्दी बोलिए, क्या बोलते हैं उसको? रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब जल्दी से सॉफ्टवेयर डेवलप करना, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आप समझ गए? अगर आपको जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो इसके लिए पाइथन आपको सपोर्ट करेगा। तो अगर मैं इस ऑपरेशन की या इन दोनों को काट कर एक जगह लिख दूं ना, एक ही पॉइंट में समझाना चाहूँ, तो मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है पाइथन में। तो आप कहेंगे हाँ सर कैसे होता है? कि भैया सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, डाटा को अरेंज करने की सब चीज़ें मिल रही है, और साथ में जो ऑपरेशन करना है वो भी सब बना बनाया मिल रहा है, आपको सिर्फ अप्लाई करना है। तो इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर जल्दी डेवलप होता है। चलिए बात करते हैं लाइब्रेरी यूटिलिटीज और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की। ठीक है, ये क्या होता है ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, वापस बात कर लेते हैं। ठीक है, वो ये कहता है कि मान लीजिए अगर आपको कोई प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर आपके पास में 2 लाख डेटा पड़ा हुआ है, कोई भी नंबर है, मान लो किसी की एज पड़ी हुई है ना 2 लाख लोगों की, या फिर कितने लोगों को वैक्सीन लग गई है। ठीक है, तभी ये कोरोना का काफ़ी चल रहा है, तो मैं इसमें बता देता हूँ कि काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो 45 प्लस वाले के। हमारे तो अभी नंबर भी नहीं आया, पता नहीं कब नंबर आएगा, पर जो वो छोड़ते हैं। पर बात करते हैं यहाँ पर आपके पास बहुत बड़ा डाटा है। ठीक है, आपको उसको एनालिसिस करना है, वो भी एक शॉट में, मतलब एकदम देखते ही आपको लग जाए कि हाँ सर पता चल गया क्या हो रहा है। तो आप चाहेंगे कि सर इसका चार्ट बन जाए। क्या बन जाए? चार्ट बन जाए, जैसे कि लाइन चार्ट। ये बता देगा कि भाई 2019 में या फिर 2020 जनवरी में कितना था, 2021 जनवरी में कितना था, 2021 फरवरी में कितना था, कितनी वैक्सीन लग चुकी है, उसका ये ग्राफ दे देगा। तो यहाँ से ग्राफ कैसे बनाए? तो दोस्तों ग्राफ बनाना बहुत ही टफ काम है, तो इसके लिए आपको बहुत सारी लाइनें लिखनी पड़ेगी। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ हम लोग ये कोड नहीं लिखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ ग्राफ। हमारे पास में कुछ लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी मतलब प्री रिटन कोड, ऐसा कोड जो किसने लिखा है। अब ये कोड किसने लिखा है दोस्तों? ये कोड पाइथन वाले भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लेता हूँ ये जो प्री रिटन कोड है ये पाइथन वालों ने लिख के दिया है, पाइथन जो फाउंडेशन है ना उन लोगों ने लिख के दिया है। ठीक है, और वहीं मैं बात करता हूँ कि एक लाइब्रेरी और है मेरे पास में, इसको मैं नाम L1 दे रहा हूँ, इसको नाम L2 दे रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए ये किसी और कंपनी ने की जिसका कोई पाइथन से ज़्यादा कुछ खास रिलेशन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है, जैसे कि मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो ये एक कंपनी है, जो कंपनी नाम लिख देता हूँ मैटलैब। मैटलैब, ठीक है। तो ये भी एक प्री डिफाइंड कोड है, ये भी प्री डिफाइंड कोड है, हाँ है ना। तो ये कहलाता है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सब कुछ कोड बना बना मिला है, आप उसको अपने प्रोग्राम में अटैच कीजिए और उसमें जो कोड लिखा हुआ है उसको एज इट इज यूज कीजिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें कुछ ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी क्या होती है? प्री रिटन कोड होता है, इसके अंदर बहुत से आइटम बन बनाए मिलते हैं, हमें सिर्फ इसको यूज़ करना है। वहीं पाइथन वाले लोग भी बना सकते हैं, पाइथन फाउंडेशन जो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन वाले वो भी बना सकते हैं, और कुछ अदर कंपनी भी बना सकती है। जब कोई भी लाइब्रेरी अदर कंपनी बनाती है उसको कहते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। ठीक है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूटिलिटी।
और एक होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूटिलिटी, जो कि पाइथन वालों ने ही बना के दी आपको। किसने बना के दी है? पाइथन वालों को नहीं बना कर दी है, जैसे कि मैथ वगैरह ये हो गई। और यहाँ पर मैं बात करूँगा कि मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी है वो ये वाली। अब मैं बात कर रहा हूँ वापस के डेटा हमारे पास पड़ा 2 लाख लगेगा, 2 लाख डेटा का अपन को चार्ट के फॉर्म में दिखाना है। तो आपको चार्ट को बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि चार्ट कैसे ड्रॉ होगा, ये लाइन कहाँ से घूमेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस इस लाइब्रेरी को जोड़िए, ठीक है, इसमें से 2 लाइन लिखिएगा और आपका चार्ट ये तैयार करके दे देगा। आप समझ गए ना, लाइब्रेरी का मतलब है कि भैया जो प्री रिटन कोड है उसी को हम लोग काम ले रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी। अब ये जो लाइब्रेरीज होती है दोस्तों, पाइथन की सारी लाइब्रेरी पाइथन वालों ने तो फ्री दी है, लेकिन जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है वो मोस्टली मतलब ऑलमोस्ट आपको फ्री में मिलती है। तो आप इनको फ्री में इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इनको अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो आपको आई थिंक लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। और दोस्तों जब आप लोग एडवांस पाइथन करेंगे तो वहाँ पर हमें सारा काम इन्हीं लाइब्रेरी पर करना होता है, ठीक है। तो आप इनको यूज़ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बात करते हैं मिक्सेबल। पाइथन बड़ी मिक्सेबल लैंग्वेज है, ये किसी के साथ में भी चिपक जाती है, मिक्स हो जाती है, फेविकोल की जैसे काम करती है। कि भैया सी का कुछ कोड लिखा हुआ है, उस कोड के साथ में पाइथन कोड इंटीग्रेट करना है, तो पाइथन उसको इंटीग्रेट कर देगा। वही मैं कहता हूँ कि ये जावा का कोई कोड है, जावा की कुछ लाइब्रेरीज है, वो मुझे पाइथन में काम लेनी है, तो जावा के पाइथन कहता है भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ भी जुड़ जाऊंगी। तो ये से कहते हैं पाइथन की ग्लू प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब आप इसको आम भाषा में बोलना चाहें तो फेविकोल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, कि पाइथन फेविकोल के जैसा होता है, किसी भी चीज़ को चिपका देता है। तो दोस्तों ये बड़ी काम की प्रॉपर्टी है मिक्सेबल। ये हालांकि हम लोग इस पर काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस, इसके लिए आपको पाइथन का और अदर लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। अदरवाइज मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल भी दे देता। अगर आपको पता है तो मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपने सुना होगा कि जे पाइथन सुना होगा, आपने आयरन पाइथन सुना होगा, आपने पाई सुना होगा। ये सब इसी के एग्जाम्पल मिक्सेबल के, कि पाइथन किस तरह से मिक्स हो जाती है किसी अदर लैंग्वेज के साथ में बहुत ही आसानी से। जैसे मान लो कि मुझे जावा को, कोई जावा का कोड है, जावा लाइब्रेरी है, कोई भी जावा का कुछ भी प्रोग्राम है, उसको मुझे पाइथन के साथ मिक्सअप करना है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जे पाइथन। क्या ले लेता हूँ? जे पाइथन, ठीक है, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं जाइथन। क्या कहते हैं? जाइथन, मतलब पी हटा देते हैं, जाइथन कहते हैं। तो ये वाला वर्जन कहाँ मिल लेंगे, ठीक है, मेरी बात समझिए आप लोग। तो इस तरह से हमें किसी भी लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। चलिए अब लास्ट में आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस वाले पॉइंट के अंदर कि भाई हमारे पाइथन के अंदर सी की प्रॉपर्टी भी है और अदर प्रॉपर्टी भी है। तो पाइथन में ऑलमोस्ट सारी जो लैंग्वेजेस है उनकी प्रॉपर्टी डाली गई है। तो सी की क्या प्रॉपर्टी होती है? सी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल या फंक्शन या मॉड्यूल। क्या कहते हैं? फंक्शन या मॉड्यूल। तो ये भी हम लोग पाइथन में बना सकते हैं। सी में सारा काम हम लोग फंक्शन या मॉड्यूल से ही बनाते हैं, मतलब दोनों एक ही वर्ड है दोस्तों। काफ़ी ऑथर इसको फंक्शन कहते हैं, काफ़ी मॉड्यूल कहते हैं। इसको दिल पर मत लीजिएगा, नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है दोनों एक ही चीज़। तो सी सारा काम फंक्शन बना के करती है। वहीं अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा उप्स है। क्या है? जावा उप्स है, मतलब जावा में सारा काम ऑब्जेक्ट बना के किया जाता है। तो हम लोग कहते हैं जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो पाइथन इसको भी, इस प्रॉपर्टी को भी यूज करता है, ठीक है, पाइथन इस प्रॉपर्टी को भी यूज करता है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है, तो हमने ये लिखा है कि भाई इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब आप इसके अंदर कोई भी काम ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हो, लाइक अ जावा। फिर मैंने ये लिखा है कि भैया इसमें फंक्शनल प्रॉपर्टी भी, इसका मतलब आप इसमें सारा काम कर सकते हो बनाकर फंक्शन भी। तो ऑलमोस्ट ये दोनों जो बड़ी प्रॉपर्टी होती है लैंग्वेजेस की, ये दोनों की दोनों हमारी पाइथन में मिल जाती है दोस्तों। अब इनसे होता क्या है दोस्तों? ये जो प्रॉपर्टी है उप्स की, हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में कोड बनाएंगे, इस पर काम करेंगे। बस मैं इस प्रॉपर्टी का एम बता देता हूँ। इस प्रॉपर्टी का एम, जो मेन एम होता है, वो होता है कोड को रीयूज करना। क्या करना? रीयूज करना। कोई भी कोड जो हम लोग बार बार लिखते हैं, अगर हम चाहते हैं कि सर एक बार लिखें, उसको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े पूरे डिटेल में, तो उप्स हमारी बहुत हेल्प करेगा। मतलब लार्ज जो प्रोग्राम होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रियल टाइम प्रॉब्लम, मतलब जो आम जिंदगी की समस्या है, ठीक है, जैसे अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, या फिर कोई वेबसाइट बनाना हो गया, या सॉफ्टवेयर बनाना हो गया, बड़े बड़े, तो वो आम जिंदगी की समस्या है, उनके लिए ये जो तरीका है, अगर आप उसको उप्स बनाकर सॉल्व करेंगे तो काम बहुत ही जल्दी, बहुत ही एफिशिएंट वे में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से आता है। वहीं अगर फंक्शन की बात करूं तो ये भी कहीं प्रॉब्लम के लिए बहुत ही सूटेबल है, स्पेशली साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम आती है, ठीक है। तो सी का यूज जनरली साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए ही होता है। जहाँ भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती है वहाँ सी नंबर 1 पर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी है।
तो ये प्रॉपर्टी इसमें भी आ गई है और ये प्रॉपर्टी इसमें भी आ गई। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और फंक्शनल भी है। अगर वहीं मैं बात करूँ सी की, तो आप कहेंगे सर सी जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जावा जो अगर बात करते हैं तो जावा कहते हैं जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन पाइथन के केस में मैं हमेशा बात करता हूँ कि पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो दोनों फीचर रखती है दोस्तों। मतलब इस फीचर का एक ही एम है मेरा पढ़ाने का कि भाई आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में सारी लैंग्वेज जिसकी खास लैंग्वेजेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो पाइथन में डाल दी गई है। तो आई होप वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हुआ है, लेकिन टॉपिक ही दोस्तों ऐसा था, करे क्या। तो ये सारी प्रॉपर्टियाँ हैं, हालांकि 2-4 प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी नहीं है, जो कि आप वैसे भी आप जब पाइथन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो लिस्ट बड़ी लंबी है और काम बड़े ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। बस आपको मैंने मोटा आइडिया दे दिया कि पाइथन में क्या होता है। कल को मैं कोई लाइब्रेरी यूज़ करूँ तो आपको पता भी रहेगा वहाँ से लाइब्रेरी का मतलब है कोई भी पीडीएफ कोड जो कि हमें वहाँ में लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा, बट समझ में आना चाहिए, मेन मकसद तो वो है हमारा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।